क्या सच में 4500 साल पहले इंसानों ने ऐसा कुछ बना दिया था जिसे आज भी देखकर आधुनिक दुनिया ठहर जाती है? कैसे संभव है कि बिना क्रेन, बिना स्टील, बिना कंप्यूटर, बिना आधुनिक इंजीनियरिंग मशीनों के रेगिस्तान के बीचों बीच लाखों पत्थरों से एक ऐसी संरचना खड़ी कर दी गई जो हजारों साल तक धरती की सबसे ऊंची मानव निर्मित इमारत बनी रही? क्या इसे दासों ने बनाया था? क्या इसे एलियंस ने बनाया था? क्या प्राचीन मिस्र के लोगों के पास कोई ऐसी तकनीक थी जो समय के साथ खो गई? या फिर सच इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला है? मिस्र के गीजा पठार पर खड़ा ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसे अक्सर खुफू का पिरामिड भी कहा जाता है, सिर्फ एक मकबरा नहीं है। ये इंसानी सभ्यता की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। ये वही संरचना है जो प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एकमात्र अजूबा है जो आज भी हमारे सामने मौजूद है। लगभग 2560 ईसा पूर्व के आसपास पूरा हुआ ये पिरामिड मूल रूप से करीब 146.6 मीटर ऊंचा था। आज इसकी ऊंचाई थोड़ी कम है क्योंकि इसके ऊपर की चिकनी बाहरी परत और शीर्ष का हिस्सा समय के साथ खो गया। लेकिन जो बचा है वही इतना असाधारण है कि आज का इंसान भी इसे देखकर सवालों में डूब जाता है। सोचिए, करीब 23 लाख पत्थर के ब्लॉक, हर ब्लॉक का औसत वजन लगभग 2.5 टन से 15 टन के बीच। कुछ आंतरिक ग्रेनाइट ब्लॉक तो इससे भी कहीं भारी, और इन सबको ऐसी सटीकता से रखा गया कि आज भी इंजीनियरिंग के विद्यार्थी, आर्किटेक्ट्स और इतिहासकार इसे सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक उपलब्धि मानते हैं। लेकिन असली रहस्य सिर्फ इसका आकार नहीं है। असली रहस्य है ये इतनी सटीक कैसे है। पिरामिड की चारों दिशाएं लगभग पूरी सटीकता के साथ उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर उन्मुख है। उसकी नींव लगभग समतल है। उसके भीतर बने रास्ते, चैम्बर, ग्रैंड गैलरी, राजा का कक्ष, तथा कथित रानी का कक्ष और ऊपर नीचे जाती संकरी सुरंगें, ये सब देखकर लगता है कि ये किसी साधारण निर्माण का परिणाम नहीं हो सकता। और यही वो जगह है जहां इतिहास खत्म होता है और रहस्य शुरू। क्योंकि मिस्र वासियों ने हमारे लिए कोई कंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं छोड़ा। कहीं कोई ऐसी प्राचीन किताब नहीं मिली जिसमें लिखा हो, पहले हमने ये पत्थर काटे, फिर ऐसे खींचे, फिर ऐसे ऊपर चढ़ाए। और शायद इसी कमी ने कल्पनाओं को जन्म दिया। सदियों तक लोगों ने माना कि ये काम इंसानों के बस का नहीं था। कुछ ने कहा ये गुलामों ने बनाया, कुछ ने कहा ये खोई हुई सभ्यता की तकनीक थी, और आधुनिक दौर में कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि इसे एलियंस ने बनाया होगा। लेकिन जब हम इतिहास को रोमांच से अलग करके देखते हैं तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। एक ऐसी तस्वीर जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं, लेकिन पूरी तरह वास्तविक है। आज पुरातत्वविदों और शोधकर्ताओं के पास कई ऐसे प्रमाण हैं जो बताते हैं कि ग्रेट पिरामिड का निर्माण किसी जादू से नहीं, बल्कि असाधारण संगठन, कठोर श्रम, सटीक योजना, नदी आधारित परिवहन, इंजीनियरिंग कौशल और राज्य स्तरीय प्रशासन से हुआ था। और सच कहें तो यही बात इसे और भी ज्यादा चौंकाने वाली बनाती है। यानी रहस्य ये नहीं कि इसे किसने बनाया, रहस्य ये है कि इतनी पुरानी दुनिया में इंसानों ने ये स्तर हासिल कैसे कर लिया। और इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें पीछे जाना होगा, लगभग 4500 साल पहले। उस समय जब नाइल नदी सिर्फ पानी का स्रोत नहीं थी बल्कि मिस्र की धड़कन थी। उस समय मिस्र पर शासन करता था एक फराओ, खुफू, एक ऐसा राजा जिसने शायद सिर्फ अपनी मृत्यु के बाद की यात्रा के लिए मकबरा नहीं बनवाया, बल्कि अपने नाम को अनंत में लिखवाने की ठान ली थी। प्राचीन मिस्र में मृत्यु अंत नहीं थी, वो एक दूसरी दुनिया की शुरुआत थी। फराओ को सिर्फ राजा नहीं बल्कि दैवी सत्ता माना जाता था, इसलिए उसका मकबरा सिर्फ कब्र नहीं होता था, वो उसकी अनंत यात्रा का द्वार होता था। और इसी विचार ने जन्म दिया ग्रेट पिरामिड को। लेकिन यहां एक और सवाल खड़ा होता है, अगर ये एक मकबरा था तो फिर इसे इतना विशाल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये सिर्फ धार्मिक आस्था थी या ये राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन भी था?
क्या खुफू अपने जीवन काल में ही पूरी मिस्र भूमि को यह संदेश देना चाहता था कि उसकी सत्ता देवताओं जितनी स्थायी है? और अगर ऐसा था, तो फिर इस परियोजना के पीछे सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, बल्कि पूरे साम्राज्य की ताकत लगी होगी। और यही बात आज शोधकर्ताओं को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि ग्रेट पिरामिड को समझने के लिए सिर्फ पत्थरों को देखना काफी नहीं, हमें समझना होगा कौन लोग थे जो इसे बना रहे थे, वे कहां रहते थे, क्या खाते थे, पत्थर कहां से आते थे, उन्हें गीजा तक कैसे लाया जाता था, और सबसे बड़ा सवाल, उन्हें ऊपर कैसे चढ़ाया गया। सालों तक ये सवाल अनुमान थे, लेकिन फिर रेगिस्तान ने खुद अपना एक रहस्य खोल दिया। लाल सागर के किनारे वाडी अल जरफ नाम की जगह पर पुरातत्वविदों को कुछ ऐसे पपीरस दस्तावेज मिले जिन्हें आज मिस्र के सबसे पुराने पपीरस में गिना जाता है। इन दस्तावेजों में एक नाम बार बार सामने आया, मेरर। मेरर कोई राजा नहीं था, कोई महान पुजारी नहीं, कोई मशहूर सेनापति नहीं, वो था एक मध्य स्तरीय निरीक्षक। लेकिन उसकी डायरी ने इतिहास को बदल दिया, क्योंकि उस डायरी में दर्ज था पत्थरों को तुरा की खदानों से कैसे निकाला गया, उन्हें नाइल नदी और नहरों के जरिए कैसे गीजा लाया गया, और यह सब किस तरह एक विशाल प्रशासनिक व्यवस्था के तहत हो रहा था। यानी पहली बार हमारे पास एक ऐसा प्रमाण आया जो किसी कहानी या मिथक का नहीं, बल्कि एक प्रत्यक्षदर्शी श्रमिक प्रबंधक का था। और यहीं से ये कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ कैसे बनाया गया का नहीं रह जाता। अब सवाल ये बन जाता है, क्या हम इतने सालों से गलत चीजों पर हैरान होते रहे, जबकि असली चमत्कार मिस्रवासियों की बुद्धि, संगठन और श्रम था। लेकिन अगर पत्थर नदी से गीजा पहुंचे, तो फिर असली युद्ध तो अभी बाकी था, क्योंकि उन्हें वहां से उठाकर सैकड़ों फीट ऊपर तक आखिर पहुंचाया कैसे गया। और यही वो जगह है जहां ग्रेट पिरामिड का सबसे बड़ा रहस्य हमारा इंतजार कर रहा है। तो अब तक हमारे सामने एक बेहद महत्वपूर्ण सुराग आ चुका था। हमें पता चलने लगा था कि ग्रेट पिरामिड का निर्माण कोई अंधविश्वासी चमत्कार नहीं, बल्कि एक विशाल और संगठित राष्ट्रीय परियोजना था। लेकिन जैसे ही ये बात स्पष्ट होती है, एक नया सवाल सामने खड़ा हो जाता है। अगर ये काम इंसानों ने किया, तो वे इंसान थे कौन? क्या वे सच में कोड़ों से पीटे जाने वाले गुलाम थे, जैसा फिल्मों, किताबों और लोकप्रिय कल्पनाओं में दिखाया जाता रहा है? या फिर सच्चाई कुछ और थी? सदियों तक दुनिया ने यही माना कि मिस्र के पिरामिडों का निर्माण दासों ने किया होगा। ये धारणा इतनी गहराई से बैठ गई कि लोगों ने इसे लगभग इतिहास मान लिया। लेकिन आधुनिक पुरातत्व ने इस विचार को काफी हद तक गलत साबित कर दिया। गीजा के पास खुदाई में मिले वर्कर्स विलेज, यानी श्रमिक बस्तियों, कब्रिस्तानों, भोजन के अवशेषों, औजारों और हड्डियों के अध्ययन से पता चला कि पिरामिड बनाने वाले लोग विशेषज्ञ श्रमिक, कुशल कारीगर, मौसमी मजदूर और राज्य द्वारा संगठित कार्यबल का हिस्सा थे। उन्हें खाना, आश्रय, इलाज और राशन मिलता था। कई श्रमिकों के कंकालों पर टूटी हड्डियों के ठीक होने के प्रमाण मिले, यानी चिकित्सा देखभाल भी दी जाती थी। ये तस्वीर किसी गुलाम सेना की नहीं, बल्कि एक विशाल संगठित श्रम व्यवस्था की लगती है। और ये बात हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य की ओर ले जाती है। ग्रेट पिरामिड सिर्फ इंजीनियरिंग का चमत्कार नहीं था, यह प्रबंधन का भी चमत्कार था। क्योंकि सोचिए, लाखों पत्थरों को सिर्फ काटना ही काफी नहीं था। इसके लिए चाहिए थे पत्थर काटने वाले लोग, उन्हें ढोने वाले लोग, नाव चलाने वाले लोग, रस्सियां और लकड़ी तैयार करने वाले लोग, औजार बनाने वाले कारीगर, भोजन, बियर, रोटी, मांस, पानी पहुंचाने वाले सप्लाई नेटवर्क और इन सब पर नजर रखने वाला प्रशासन। यानी ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक पूरे राष्ट्र की मशीनरी थी। अब सवाल उठता है, इतने सारे पत्थर आए कहां से? ग्रेट पिरामिड की अधिकांश चूना पत्थर ब्लॉक गीजा के आसपास की स्थानीय खदानों से निकाले गए। लेकिन इसकी बाहरी चमकदार परत, जिसे आज हम कासिंग स्टोन्स कहते हैं, वे अपेक्षाकृत बेहतर गुणवत्ता वाले सफेद चूना पत्थर थे जो तुरा क्षेत्र से लाए गए थे। वहीं आंतरिक कक्षों में इस्तेमाल हुए कुछ भारी ग्रेनाइट ब्लॉक दक्षिण मिस्र के अस्वान से लाए गए थे।
जो गीजा से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। अब यहीं पर यह रहस्य और रोमांचक हो जाता है, क्योंकि अगर तुरा और अस्वान से पत्थर आए तो उनका सफर सिर्फ खींच कर नहीं हो सकता था। और यहीं मिरर की डायरी फिर सामने आती है। उसके पपीरस रिकॉर्ड बताते हैं कि चूना पत्थर के ब्लॉकों को नावों के जरिए नदी और नहरों से गीजा की ओर लाया जाता था। इसका मतलब है कि प्राचीन मिस्रवासी सिर्फ पत्थर काटना ही नहीं जानते थे, बल्कि उन्होंने जल परिवहन नेटवर्क भी विकसित कर रखा था। कुछ शोधों के अनुसार नाइल नदी की शाखाएं और कृत्रिम जल मार्ग पिरामिड निर्माण क्षेत्र तक पहुंचते थे, जिससे भारी सामग्री को सीधे काम की जगह के करीब लाना संभव हुआ। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। नाइल के पानी पर तैरती नावें, उन पर रखे विशाल पत्थर, किनारों पर भागते भागते आदेश देते निरीक्षक, और गीजा के पास उतरते ही शुरू होता एक नया संघर्ष। क्योंकि अब सवाल ये नहीं रह जाता कि पत्थर गीजा पहुंचे कैसे। अब असली सवाल है, उन्हें रेत और चट्टान के उस पठार पर आगे बढ़ाया कैसे गया। कुछ पुरातात्विक और प्रयोगात्मक अध्ययनों ने यह संकेत दिया है कि भारी पत्थरों को लकड़ी की स्लेज पर रखकर खींचा जाता होगा, और ये काम सूखी रेत पर नहीं, बल्कि संभवतः हल्की गीली रेत पर आसान बनता था। गीली रेत स्लेज के सामने बनने वाले रेत के ढेर को कम कर देती है, जिससे घर्षण घट सकता है और पत्थर खींचना तुलनात्मक रूप से आसान हो सकता है। यही कारण है कि मिस्री कब्रों में बने कुछ चित्रों में श्रमिकों के आगे पानी डालते लोग दिखाई देते हैं, जो संभवतः सिर्फ धूल दबाने के लिए नहीं, बल्कि घर्षण कम करने के लिए भी हो सकता है। ये विचार आज कई शोधकर्ताओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और अब धीरे धीरे एक तस्वीर बनती है। पत्थर खदान से निकले, नदी या नहर तक लाए गए, नावों से गीजा पहुंचे, फिर स्लेज पर खींचकर निर्माण स्थल तक लाए गए। लेकिन अगर ये सब सच है, तो भी एक सवाल अब तक अनुत्तरित है। उन्हें ऊपर कैसे उठाया गया? क्योंकि पत्थर को जमीन पर घसीटना एक बात है, लेकिन उसे पिरामिड की बढ़ती ऊंचाई तक चढ़ाना, यह पूरी कहानी का सबसे कठिन हिस्सा है। और यहीं पर दुनिया की सबसे बड़ी बहस शुरू होती है। कुछ लोग कहते हैं एक विशाल सीधी रैंप बनाई गई होगी। कुछ कहते हैं रैंप बाहर नहीं, बल्कि पिरामिड के अंदर बनी होगी। कुछ मानते हैं अलग अलग चरणों में अलग अलग तरीके अपनाए गए होंगे। और कुछ शोधकर्ता अब भी कहते हैं हमारे पास अभी पूरी तस्वीर नहीं है। लेकिन इससे पहले कि हम उस बहस में उतरें, हमें पिरामिड के भीतर झांकना होगा, क्योंकि कई बार किसी इमारत का रहस्य उसके बाहर नहीं, उसके अंदर छिपा होता है। और ग्रेट पिरामिड के भीतर कुछ ऐसा है जिसने आज तक वैज्ञानिकों को भी पूरी तरह शांत नहीं होने दिया। तो अब कहानी हमें गीजा के रेगिस्तान से उठाकर सीधे उस संरचना के भीतर ले आती है, जिसे दुनिया ने हजारों साल तक सिर्फ बाहर से देखा, लेकिन जिसका असली रहस्य शायद उसकी भीतरी बनावट में छिपा है। ग्रेट पिरामिड बाहर से जितना सरल दिखता है, अंदर से उतना ही जटिल है। और यही बात इसे बाकी बहुत सी प्राचीन इमारतों से अलग बनाती है। जब आप इसके भीतर के नक्शे को देखते हैं, तो ये सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं लगता। ये एक सोची समझी इंजीनियरिंग प्रणाली जैसा महसूस होता है। इस पिरामिड के भीतर प्रमुख रूप से 3 महत्वपूर्ण स्थानों का जिक्र होता है। एक भूमिगत कक्ष, एक तथाकथित क्वींस चैम्बर, और सबसे प्रसिद्ध किंग्स चैम्बर यानी राजा का कक्ष। इनके बीच बने रास्ते, ऊपर उठती ग्रैंड गैलरी, संकरी शाफ्ट जैसी सुरंगें और पत्थरों का भार संभालने के लिए बनाई गई रिलीविंग चैम्बर्स जैसी संरचनाएं ये बताती हैं कि यह निर्माण सिर्फ ऊंचा बनाने के लिए नहीं, बल्कि संतुलित, सुरक्षित और टिकाऊ बनाने के लिए भी किया गया था। यानी मिस्रवासी सिर्फ पत्थर जमाना नहीं जानते थे, वे ये भी समझते थे कि भार कहां पड़ेगा, दबाव कैसे बटेगा और आंतरिक संरचना को कैसे सुरक्षित रखा जाए। और यहीं पर पिरामिड का सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है, ग्रैंड गैलरी। ये लंबा, ऊंचा, ढलान वाला आंतरिक मार्ग आज भी लोगों को हैरान करता है। कई शोधकर्ता मानते हैं कि यह सिर्फ सजावटी हिस्सा नहीं था। संभव है कि इसका संबंध निर्माण प्रक्रिया, आंतरिक भार वितरण या कुछ विशेष अनुष्ठानों से रहा हो। लेकिन सच्चाई यह है कि हम अब भी इसके हर उद्देश्य को निश्चित रूप से नहीं जानते।
और शायद यही न जानना इस पिरामिड को इतना शक्तिशाली रहस्य बनाता है। क्योंकि जब किसी इमारत के बारे में 4500 साल बाद भी ये कहना पड़े कि हम बहुत कुछ जानते हैं लेकिन सब कुछ नहीं, तो समझिए कि वो सिर्फ इतिहास नहीं, पहेली बन चुकी है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। लोग अक्सर पूछते हैं, अगर ये एक मकबरा था तो अंदर इतना कम सामान क्यों मिला? ये सवाल जायज है, क्योंकि हम आज जब ग्रेट पिरामिड के अंदर जाते हैं तो हमें वहां वैसी शानदार दफन संपत्ति नहीं मिलती जैसी हम कल्पना करते हैं। लेकिन इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला, ये संरचना हजारों सालों से मौजूद है। दूसरा, प्राचीन मकबरों की तरह यहां भी लूटपाट या प्रवेश बहुत पहले हो चुका हो सकता है। तीसरा, मिस्री दफन परंपरा को समझे बिना सिर्फ आधुनिक अपेक्षाओं से निर्णय लेना गलत होगा। पुरातत्वविदों की मुख्य धारा की राय अब भी यही है कि ग्रेट पिरामिड का प्राथमिक उद्देश्य फराओ खुफू का समाधि स्मारक था। ये राय पिरामिड परिसर, शाही दफन परंपराओं, संबंधित मंदिरों, नाव गड्ढों और पूरे गीजा कॉम्प्लेक्स के संदर्भ में सबसे अधिक स्वीकार्य मानी जाती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि आधुनिक विज्ञान ने पिरामिड के भीतर एक नया सवाल पैदा कर दिया। कुछ वर्षों पहले वैज्ञानिकों ने म्यूऑन स्कैनिंग जैसी तकनीकों का उपयोग करके ग्रेट पिरामिड के भीतर एक बड़े वॉइड यानी खाली स्थान का संकेत पाया। ये कोई फिल्मी सीक्रेट रूम नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि इससे ये साफ हुआ, हम अभी भी पिरामिड के भीतर की हर चीज नहीं जानते। और ये खोज बताती है कि 21वीं सदी की तकनीक के बावजूद ये संरचना अब भी अपने कुछ रहस्य बचाकर बैठी है। यही वजह है कि पिरामिड के बारे में जितनी वैज्ञानिक चर्चा होती है, उतनी ही षड्यंत्र वाली बातें भी फैलती हैं। कुछ लोग कहते हैं, देखा, जरूर कोई छिपा हुआ कमरा है। कुछ कहते हैं ये ऊर्जा मशीन थी। कुछ कहते हैं ये खगोलीय यंत्र था। लेकिन जब हम ठंडे दिमाग से देखते हैं तो हमें एक बात समझ आती है, ग्रेट पिरामिड को रहस्यमय बनाने के लिए हमें झूठी कहानियों की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सच खुद इतना अविश्वसनीय है कि वो कल्पना से भी आगे निकल जाता है। सोचिए, 4500 साल पहले किसी सभ्यता ने एक ऐसा स्मारक बनाया जिसके भीतर भार वितरण की समझ, आंतरिक मार्गों की योजना, ज्यामितीय सटीकता और विशाल पैमाने पर निर्माण सब कुछ मौजूद है। और फिर भी आज तक हम ये पूरी निश्चितता से नहीं कह पाते कि इन भारी पत्थरों को अंतिम ऊंचाई तक किस सटीक तकनीक से पहुंचाया गया था। यानी जवाब पिरामिड के भीतर छिपा हो सकता है, या उसके बाहर, या शायद दोनों जगह। और अब हम उस हिस्से में प्रवेश करने वाले हैं जहां इतिहास, विज्ञान और अनुमान तीनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। क्योंकि अब समय है उस सबसे बड़े सवाल का सामना करने का, आखिर पत्थर ऊपर चढ़े कैसे? और यहीं ग्रेट पिरामिड की असली बिल्डिंग मिस्ट्री शुरू होती है। अब तक हमने जो देखा उससे एक बात साफ हो चुकी है, ग्रेट पिरामिड किसी जादू, मिथक या एलियन टेक्नोलॉजी का परिणाम नहीं था। ये इंसानी श्रम, योजना, धार्मिक विश्वास, राज्य शक्ति और इंजीनियरिंग कौशल का ऐसा संगम था जो अपने समय से सदियों आगे था। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल बाकी है, अंतिम निर्माण तकनीक क्या थी? और ईमानदारी से कहें तो यही वो जगह है जहां इतिहासकार और इंजीनियर आज भी पूरी तरह एक मत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास कोई उत्तर नहीं। असल में हमारे पास कई मजबूत सुराग हैं, और जब हम उन्हें जोड़ते हैं तो एक बहुत ही विश्वसनीय तस्वीर सामने आती है। सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध विचार है रैंप थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार पिरामिड बनाते समय पत्थरों को ऊपर ले जाने के लिए किसी प्रकार की ढलानदार रैंप बनाई गई होगी। ये रैंप सीधी हो सकती थी, जिगजैग हो सकती थी, या पिरामिड के चारों ओर घूमती हुई भी हो सकती थी। ये विचार सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसमें एक समस्या है। अगर रैंप बहुत लंबी और बहुत कम ढलान वाली हो तो उसे बनाने में ही शायद इतना मलबा और सामग्री लगती कि वो खुद एक और विशाल संरचना बन जाती। और अगर रैंप बहुत तीखी हो तो भारी पत्थर ऊपर खींचना अत्यंत कठिन हो जाता।
यानी रैंप थ्योरी संभव है, लेकिन कैसी रैंप, यही असली बहस है। कुछ शोधकर्ताओं ने प्रस्ताव दिया कि शुरुआती स्तरों तक बाहरी रैंप का उपयोग हुआ होगा, लेकिन ऊंचाई बढ़ने पर तकनीक बदल गई होगी। यानी संभव है कि पिरामिड के निचले हिस्से के लिए एक प्रकार की व्यवस्था रही हो और ऊपरी हिस्सों के लिए दूसरी। कुछ लोग आंतरिक रैंप का विचार रखते हैं, यानी पिरामिड के भीतर या उसकी बाहरी परत के अंदरूनी हिस्से में रास्ते बनाकर पत्थर ऊपर ले जाए गए हों। यह विचार रोचक है क्योंकि यह बाहरी विशाल रैंप की समस्या को कम करता है, लेकिन इसके भी अपने ऐसे भारी ब्लॉकों की दिशा बदलना, जगह की कमी और ठोस पुरातात्विक प्रमाणों की सीमाएं। इसलिए आज की सबसे समझदारी भरी स्थिति यह है कि संभवतः एक ही तकनीक नहीं, बल्कि कई तकनीकों का संयोजन इस्तेमाल हुआ होगा। यानी खदानों से पत्थर काटने की एक व्यवस्था, नदी और नहरों से परिवहन की दूसरी स्लेज और गीली रेत से स्थल पर खींचने की तीसरी, और ऊपर चढ़ाने के लिए चरणबद्ध रैंप, लीवर, मानव बल और ज्यामितीय योजना का मिश्रण। और शायद यही उत्तर सबसे अधिक मानवीय भी है, क्योंकि अक्सर हम महान उपलब्धियों के लिए एक एकल चमत्कारी समाधान खोजते हैं, जबकि वास्तविक दुनिया में बड़े काम हजारों छोटे छोटे समाधानों से पूरे होते हैं। और ग्रेट पिरामिड शायद इसी का सबसे महान उदाहरण है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। जब लोग कहते हैं अगर मिस्रवासियों ने बनाया तो उन्होंने तरीका लिखकर क्यों नहीं छोड़ा, तो इसका जवाब उतना रहस्यमय नहीं जितना लगता है। हो सकता है कि उनके लिए यह तकनीक इतनी सामान्य रही हो, इतनी रोजमर्रा की इंजीनियरिंग रही हो कि उसे विस्तार से दर्ज करना आवश्यक ही न लगा हो। इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है। जो चीजें किसी युग के लिए साधारण होती हैं, वे बाद की दुनिया के लिए रहस्य बन जाती हैं। और यही शायद ग्रेट पिरामिड के साथ भी हुआ। लेकिन फिर भी कुछ रहस्य बचे हुए हैं। जैसे, क्या हम पिरामिड के भीतर के हर छिपे स्थान को जानते हैं? क्या निर्माण की अंतिम ऊंचाई तक पहुंचने की तकनीक कभी पूरी तरह सिद्ध हो पाएगी? क्या भविष्य की स्कैनिंग तकनीकें हमें और उत्तर देंगी? और क्या अभी भी गीजा की रेत के नीचे कुछ ऐसा दबा है जो पूरी कहानी बदल दे? शायद। लेकिन इस पूरी यात्रा के बाद सबसे बड़ा निष्कर्ष ये नहीं कि हम सब कुछ नहीं जानते। सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि हम इतना जानते हैं कि प्राचीन मिस्रवासियों की प्रतिभा को कम करके नहीं आंका जा सकता। उन्होंने विशाल पत्थरों को संगठित किया, साम्राज्य स्तरीय सप्लाई चेन चलाई, नाइल और नहरों का उपयोग किया, हजारों श्रमिकों को व्यवस्थित किया, सटीक ज्यामिति अपनाई और एक ऐसी संरचना बनाई जो आज भी खड़ी है। और शायद यही ग्रेट पिरामिड का असली रहस्य है। न कि इसे एलियंस ने बनाया, बल्कि ये कि इंसानों ने इसे बनाया। और इंसान इतने सक्षम थे, ये बात हम बार बार भूल जाते हैं। हम अक्सर प्राचीन दुनिया को कम विकसित मानते हैं, लेकिन ग्रेट पिरामिड हमें मजबूर करता है ये स्वीकार करने के लिए कि सभ्यता की बुद्धि सिर्फ आधुनिकता की देन नहीं है। कभी कभी अतीत भविष्य से भी ज्यादा परिष्कृत सोच रखता था। और यही कारण है कि ग्रेट पिरामिड सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, ये मानव महत्वाकांक्षा का स्मारक है। ये मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास का प्रतीक है। ये सत्ता, धर्म, गणित, इंजीनियरिंग और समय, इन सब का संगम है। और शायद सबसे बढ़कर ये एक चेतावनी भी है कि जो सभ्यताएं अपने पीछे ऐसे चमत्कार छोड़ जाती हैं, वे हमें हमेशा ये याद दिलाती हैं, तुम जितना समझते हो, इतिहास उससे कहीं बड़ा है। तो क्या हम आज ये पूरी निश्चितता से कह सकते हैं कि ग्रेट पिरामिड कैसे बना? पूरी तरह नहीं, लेकिन क्या हम आज पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं? हाँ, बिल्कुल। और शायद यही इस रहस्य की सबसे खूबसूरत बात है, क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनका पूरा जवाब मिल जाए तो उनका जादू खत्म हो जाता है। लेकिन ग्रेट पिरामिड, वो आज भी वहीं खड़ा है। रेत, समय, आक्रमण, तूफान, साम्राज्य और सदियों को झेलकर, जैसे वो चुपचाप हमसे कह रहा हो, मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बताऊंगा,
लेकिन जितना बताऊंगा उतना तुम्हें हैरान करने के लिए काफी होगा। और शायद यही वजह है कि दुनिया बदलती रही, सभ्यताएं उठीं और मिट गईं, लेकिन गीजा का ये पत्थरों का पहाड़ आज भी सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक सवाल बनकर खड़ा है। आखिर इंसान क्या क्या कर सकता है?